अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वाटर पोल्यूशन का जो सेकंड सेशन है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स यहाँ पर हमने एंड किया था। तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। मैंने आपको जैसे बताया कि जो नॉर्मल फ्रेश वाटर है उसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन 8 to 9 8 ppm के करीब करीब राउंड अबाउट होती है। पर क्या होता है कि उसके अंदर अगर ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाए, बायोलॉजिकल वेस्ट आ जाए, तो वो उस ऑक्सीजन को, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर देता है और यूज़ करके अपनी डिग्रेडेशन या डिसोसिएशन के प्रोसेस के अंदर यूज़ करता है, तो वो कंज्यूम करता है। इस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपके जो है क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट ज़्यादा है तो वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा एक ये बार चार्ट शो किया हुआ है। अगर तो आपके वाटर की क्वालिटी देखना चाहें तो आपके पास एक पैरामीटर है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सी। अगर उसमें 8 to 9 ppm तक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है तो इट मीन्स कि वो बहुत गुड क्वालिटी का है, उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन ये इस चीज़ को डिटर्मिन नहीं करता कि उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं या उसके अंदर हीट है या उसके अंदर कोई सेडिमेंट्स हैं। इस तरह की चीज़ों के बारे में सिर्फ ये बायोलॉजिकल वेस्ट के बारे में डिटर्मिन कर सकते हैं हम इससे। अगर इससे थोड़ा सा कम है तो इट मीन्स स्लाइटली पोल्यूटेड, और अगर ये देखें आप 4.5 के पास है तो वो हैवीली पोल्यूटेड है। मतलब उसमें जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, डिमांडिंग वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। बिलो 4 तो आप जो है उसे कह सकते हैं कि ग्रेवली पोल्यूटेड है। जैसे आप सीवेज वाटर के करीब जो पॉन्ड्स बने हुए होते हैं रूरल एरियाज़ में, क्या होता है वो तालाब से बना देते हैं, उसमें पानी खड़ा हो जाता है। इवन समटाइम्स उससे जो है वो जो एनिमल्स हैं वहाँ पे वो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। अब उसी में सीवेज जा रहा है, सारे का सारा डंप हो रहा है, तो वो ग्रेवली पोल्यूटेड होते हैं। वहाँ पर जो है बिलो 4 या आपको 4.5 के करीब जो है आपको जो है वहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो फ्यू है जो ऐसी हार्श कंडीशंस पे सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बुक में मुझे मिली, आप लोग भी उसको डिटेल में देख सकते हैं वहाँ पे। खैर मैं यहाँ पे उसका एक छोटा सा पार्ट शेयर करूँगा। जेनेटिक इंजीनियर्स आर वर्किंग टू डेवलप बैक्टीरिया एंड यीस्ट single celled fungi that glow in the presence of specific pollutants। अगर कुछ pollutants प्रेजेंट हैं आपके वाटर के अंदर तो वो उनके अंदर जो है ना वो ग्लो करें, ठीक है। और सच एज टॉक्सिक हैवी मेटल्स इन द ओशंस, टॉक्सिन्स इन द एयर एंड कार्सिनोजेंस इन द फूड। तो क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसके अंदर किस तरह की नेचर के पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये हमें क्वांटिटी के बारे में तो नहीं आइडिया दे सकता, लेकिन ये क्वालिटी या आप जैसे कहते हैं लिटमस टेस्ट है, ये है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो इस तरह के बैक्टीरिया, यीस्ट और सिंगल सेल्ड फंजाई जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में हम एक और डिस्कशन भी कर लेते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन के अंदर जो है एक रीजन है जो जिसको हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट कोई 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल जो है उसकी एल्टीट्यूड है। तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो उससे भी ज़्यादा डेप्थ है उसकी ओशन के अंदर। तो जो ओशन ग्राउंड है या ओशन फ्लोर है वो इतनी डेप्थ पे है। तो वो एक कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से एक ऐसी जगह है। अब इतनी डेप्थ तक सोलर सनलाइट जो है नहीं जा सकती। तो आप एक सर्टेन उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपको वो वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलती, बिल्कुल डार्क एरिया है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं? तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नेचुरली बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से उनकी ना वहाँ पे छोटी सी लाइट्स या ग्लोइंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट की वजह से अपना जो है डायरेक्शंस का पता करते हैं, वो प्रे का आइडेंटिफाई करते हैं या इस तरह की चीज़ें जो भी सर्वाइवल के लिए उन्हें चाहिए। तो वो उस लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से उनकी बॉडी पे जनरेट होती है, ठीक है। और वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? उसके लिए जो उन्हें एनर्जी चाहिए वो लेते हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हम उनको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वो वहाँ से वो एनर्जी लेते हैं और इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर डिवेलप हुआ हुआ होता है।
अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो मेन इसमें आज इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आपको बहुत काम देगा, क्योंकि आपने वाटर यूज़ करना ही है। और इन एनी केस ग्राउंड वाटर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं हम ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। पॉपुलेटेड एरिया है, हम रिवर बैंक्स या कैनाल बैंक से तो पानी नहीं लेते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो रहीम यार खान की सिचुएशन है, हम ग्राउंड वाटर घरों में जो है पंप करते हैं, अपने टैंक्स भरते हैं, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं। और नॉर्मल जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, क्लोथिंग है उसकी वॉशिंग हो गई, फिर वैसे जो है बाथ के लिए जो है बाथ यूज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो सकता है। ठीक है, अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। मैं कर्सर जो है इसके ऊपर मूव करूँगा। देखिए इस तरफ दिया हुआ है कोल स्ट्रिप माइन रन ऑफ। अच्छा, अब कोल की माइनिंग करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग है, हम ऊपर से ओवरबर्डन रिमूव करते हैं। तो ओवरबर्डन रिमूव करने के दौरान जब भी हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब होता क्या है, वो वाटर जो है ऐश या वो जो कोल का जो रिफ्यूज़ है उसके साथ मिल जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सीप करके नीचे ग्राउंड वाटर एक्वाफर में चला जाता है। तो अब वो एक्वाफर को कंटेमिनेट कर सकता है। एक तो ये हो गई। फिर सेकंड है, यहाँ पे देखें आपके पास पंपिंग वेल्स। अब एक तो हमारे घर के पंपिंग वेल्स हैं, ठीक है, ये तो होंगे हार्डली, हमारा जो एरिया है इसमें 60 to 70 फीट पे जो है पानी आपके पास आप अचीव कर लेते हैं, इतनी डेप्थ में नहीं जाना पड़ता। इस्लामाबाद में आपको 250 से 300, 250 to 300 फीट भी जो है आपको नीचे बोर करने पड़ते हैं, और फिर भी समटाइम्स आपके पास पानी नहीं आता। इसी तरह कराची में भी बहुत डेप्थ के ऊपर पानी है, समटाइम्स कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे 700 फीट तक, तो वो रॉक स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, एक्वाफर बहुत डीप है। अब क्या होता है, जब हम वाटर को पंप कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि कंटेमिनेंट्स आपके जो हैं वो पाइप के अंदर हों, या फिर आप जब बोर कर रहे हैं तब आप जो है कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ड्रिल्स है उसके ऊपर कंटेमिनेंट्स हैवी मेटल्स लगे हुए हैं, या कोई और कंटेमिनेंट्स हैं, तो वो आपके एक्वाफर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, एक्वाफर के अंदर जा सकते हैं, तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं आपके पास कंटेमिनेशन हो सकती है ग्राउंड वाटर की। अच्छा, अब ग्राउंड वाटर में भी जो एक्वाफर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। कन्फाइंड होता है नीचे, मतलब बिलो, और अनकन्फाइंड होता है टॉप पे। ठीक है, जो आपके सरफेस के बिल्कुल करीब है, ये फ्रेश वाटर एक्वाफर दिया हुआ है आपको। अच्छा, ये जो पंपिंग वेल किया हुआ है, ये देखिए ये बहुत नीचे से किया हुआ है, कन्फाइंड से भी नीचे जो है वो फ्रेश वाटर जो जा रहा है। अब क्या होगा, हो सकता है कि वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हों, तो आप उसको पंप करके सरफेस पे ला रहे हैं, तो हो सकता है कि लीकेजेस होते हैं पाइप के इर्द गिर्द, सीपेज होती है, तो वो ऊपर वाले एक्वाफर की जो है कंपोजिशन कुछ और है, उसमें नहीं है वो कंटेमिनेंट्स, तो वो वहाँ पर ले आएगा। तो हमारी इस एक्टिविटी की वजह से जो है ये अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वाफर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, खैर ये हमारी नीड है, इसको तो हम इतना ज़्यादा वो नहीं रखते कि ये ये जो पंपिंग वेल्स हैं ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन कोल स्ट्रिप माइन रन ऑफ में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर आप यहाँ पे देखिए, एक आपके पास एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है अपना वेस्ट वाटर जो है एक लेक में जो है वो क्या कहते हैं रिलीज़ कर रही है, पॉइंट सोर्स। अच्छा, अब लेक के नीचे जो है जो सरफेस है, बीनीथ सरफेस, वहाँ से वो पोल्यूटेंट सीप करके अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वाफर में जा सकते हैं, अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वाफर में जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है एक और बड़ी वजह हो सकती है। फिर ये देखिए सिर्फ लैंडफिल है जिसमें हम ना वेस्ट डंप कर देते हैं। अगर तो उस लैंडफिल की लाइनिंग जो ये बॉटम पेज के जो है एक लाइनिंग होती है बाकायदा, जिसके अंदर ताकि कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बॉटम पे जो है डिकम्पोजिशन हो रही होती है, तो एक हाईली टॉक्सिक लीशेट लिक्विड जनरेट होता है। अगर वो लीशेट लिक्विड लाइनिंग अच्छी नहीं है तो वो लीशेड लिक्विड जो है नीचे एक्वाफर में जा सकता है, और अनकन्फाइंड एक्वाफर को जो है वो क्या कहते हैं कंटेमिनेट कर सकता है। फिर इसी तरह देखें, ये जो सीवर पाइप हैं सीवरेज के, वो भी आपके कंटेमिनेट कर सकते हैं। फिर सेप्टिक टैंक्स बनाते हैं, जो रूरल एरियाज़ है ना वहाँ पे सीवर पाइप्स या सीवेज सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है दो तीन घर मिलकर एक सेप्टिक टैंक बना लेते हैं। तो सेप्टिक टैंक जो है उसकी अगर बॉटम से सीप हो रहा है तो वो भी अगेन आपका जो है वो ग्राउंड वाटर एक्वाफर को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह आप यहाँ देखिए पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, रोड सॉल्ट है,
ये सब चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं, ये सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर के साथ नीचे सीप करके जाएंगी, तो ये आपके ग्राउंड वाटर एक्वीफर को ख़राब कर सकती हैं। ठीक है। फिर ये जो गैस स्टेशन हैं, गैसोलीन स्टेशन हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स को वॉश आउट करते हैं, वो वॉश आउट करके ड्रेन पाइप्स में चले जाते हैं, सीवर पाइप्स में चले जाते हैं, और वहाँ से जो है फिर वो ग्राउंड वाटर एक्वीफर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो है, ये इनका जो इन्फ्लुएंस है वो तो एक सर्टेन लेवल का है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो केमिकल्स बनाती हैं, तो उस दौरान जो है बहुत सा हैज़र्डस वेस्ट जनरेट होता है। अब उस हैज़र्डस वेस्ट को कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, क्या करें उसका? तो एक जो सबसे उन्हें चीपेस्ट वे नज़र आता है ना, वो ये होता है कि जी आप जो है ना इंजेक्शन वेल बनाएं, और उसको जो है ना डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ जो है ना, आप उसके अंदर जो है इंजेक्ट कर दें। अब क्या होता है, आपने जो इंजेक्शन वेल बनाया है, हो सकता है कि उसकी जो पाइपिंग है या उसकी जो आउटर डायमीटर जिस भी चीज़ का बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो लीक करेगा, वहाँ से सीप करेगा और वो ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाए। तो इसकी वजह से दोनों अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वीफर और कन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वीफर दोनों जो है इस लीकेज की वजह से, लीकेज फ्रॉम फॉल्टी केसिंग की वजह से जो है वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ा हैज़र्ड है, क्योंकि ये हैज़र्डस वेस्ट जो होते हैं ये बहुत ही टॉक्सिक, हाईली हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तो इनका हमें कोई और सोल्यूशन मिलता नहीं है, इंडस्ट्री को कोई चीप सोल्यूशन नहीं है उनके पास। तो वो ज़्यादातर इंडस्ट्री, इंडिया में ये बहुत कॉमन है, इवन पाकिस्तान में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी रेगुलेशंस हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो कोई भी ऑनर जो है इस चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर से कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, वो उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक सूटेबल हल यही रह जाता है कि इसको इंजेक्ट कर दिया जाए ग्राउंड के अंदर। तो ये एक छोटा सा ग्राउंड वाटर किस तरह हमारा पोल्यूट हो सकता है, अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वीफर, कन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्वीफर, और ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारा जो एक्वीफर्स हैं वो कंटेमिनेट होते हैं। तो आप इसी तरह डायग्राम बना के शो कर देंगे, बहुत इजी है। इसमें आप एक तकरीबन कोई 7 to 8 जो हैं डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से पोल्यूटेंट्स जो हैं वाटर तक रीच कर सकते हैं, वो इजीली डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ऑयल कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैसे होती है। ऑयल कंटेमिनेशन, ये देखें इस तरफ जो आपके पास एक गैस स्टेशन शो किया हुआ है, गैस स्टेशन के ज़्यादातर जो टैंक्स होते हैं वो नीचे ही होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। तो अब वो टैंक्स जो हैं काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं, उसमें से जो नीचे अगर लीकेज हो जाए तो वो एक्वाफर के अंदर पानी में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। वही वाटर जब हम दोबारा अपने घरों में पंप करेंगे तो उसके साथ वो ऑयल भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वेपर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की जो है ये इस तरह ऑयल कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, नॉर्मली गैस स्टेशन जितने भी हैं वहाँ से ये होता है, जहाँ से पेट्रोल और डीजल जो है हम भरवाते हैं, उनके टैंक्स नॉर्मली नीचे होते हैं। ठीक है। और वो अगर नीचे से लीकेज है तो वो सीप करते रहते हैं। अच्छा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन किया जाए? तो दो, जैसे हमारे पास एक फ्रंट एंड और क्या कहते हैं, फ्रंट एंड क्या कहते हैं कंट्रोल स्ट्रेटजी है, और उसके बाद बैक एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है। तो बैक एंड जो है वो क्लीन अप है, कि जब आपका पोल्यूटेंट जो है वाटर तक पहुंच गया, अब क्या करें? पंप टू सरफेस क्लीन एंड रिटर्न टू एक्वाफर। अगर आपका एक्वाफर जो है वो कंटेमिनेट हो चुका है, आपने उसमें से सैंपल लिए बोर करके, तो अब एक सोल्यूशन तो यही बनता है कि आप उसे सरफेस पे पंप करें, उसे क्लीन करें, दोबारा रिटर्न करें एक्वाफर में। ये बहुत एक्सपेंसिव है और कोई प्रैग्मेटिक और रियल अप्रोच नहीं है। ठीक है। ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन क्या है, क्लीन अप स्ट्रेटजी यहाँ पे डिफाइन की हुई। इंजेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू क्लीन अप कॉन्टेमिनेट्स, लेस एक्सपेंसिव बट स्टिल कॉस्टली। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि आप क्या करें, अगर वहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट पहुँच गया सीवर से होता हुआ, तो आप उसको, उसकी क्वांटिटी, उसका जो कंसनट्रेशन लेवल है उसको मैयर करें, उसी हिसाब से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दें। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बायोलॉजिकल वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे, और बायोलॉजिकल वेस्ट को जब वो डिकम्पोज कर देंगे, ये एक थोड़ा सा रीज़नेबल अप्रोच है, लेकिन फिर स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है। उससे तो कम एक्सपेंसिव है लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव। थर्ड क्या है, पंप नैनो पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिमूव पोल्यूटेंट्स, स्टिल बीइंग डेवलप्ड। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन ऐसे कंपाउंड्स
जो उन पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके कोई इनर्ट या कोई स्टेबल या कोई ऐसी जो है अनहार्मफुल कंपोनेंट्स बना दें। तो इसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। ये हर तरह के पोल्यूटेंट के लिए ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। फाइंड सब्सटीट्यूट्स फॉर टॉक्सिक केमिकल्स। अब जो हम बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स बनाते हैं जिनके दौरान हैजर्डस वेस्ट भी जनरेट होता है, उनकी जगह कोई और सब्सटीट्यूट यूज़ कर लें जो इनर्ट हो, जो जिसमें वेस्ट कम से कम जनरेट हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है, कीप टॉक्सिक केमिकल्स आउट ऑफ द इन्वायरमेंट। और कोशिश करें जितना हो सके, इन्वायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो एयर है, इन्वायरमेंट में आपके पास ग्राउंड वाटर भी आ जाता है अनकन्फाइंड, तो उससे भी कोशिश करें कि टॉक्सिक केमिकल्स को दूर ही रखें। थर्ड है इंस्टॉल मॉनिटरिंग वेल्स नियर लैंडफिल्स एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। आप ना मॉनिटरिंग वेल्स लगाएं जिनसे आप टाइमली आफ्टर मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स ईयर आप जो है उसमें से वेल में से सैंपल लें जो लैंडफिल के नज़दीक हैं, कि कहीं लीशट लीक तो नहीं हो गया, ग्राउंड वाटर में तो नहीं जा रहा। या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जैसे सेप्टिक टैंक्स हैं, या फिर आपके ये गैस स्टेशन के टैंक्स हैं, तो उनके साथ आप लगाएं तो वाटर वहाँ से पंप करके उसकी सैम्पलिंग करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि आपको पता लगता रहे कि कहीं पे लीकेज हो गया तो अब उसका सेप्टिक टैंक को रिमूव किया जाए, उस लीकेज को रोका जाए, कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। रिक्वायर लीक डिटेक्टर्स ऑन अंडरग्राउंड टैंक्स, लीक डिटेक्टर्स लगाए जाएं। बैन हैजर्डस वेस्ट डिस्पोजल इन लैंडफिल्स एंड इंजेक्शन वेल्स। तो हैजर्डस वेस्ट डिस्पोजल को बैन किया जाए कि वो लैंडफिल्स में या इंजेक्शन वेल्स में डाला जाए। स्टोर हार्मफुल लिक्विड्स इन अबव ग्राउंड टैंक्स विद लीक डिटेक्शन एंड कलेक्शन सिस्टम। कोशिश करें कि जो हार्मफुल लिक्विड्स हैं उनको अबव द ग्राउंड टैंक्स बनाएं। इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि अंडरग्राउंड में आपको उसकी बेस नहीं बनानी पड़ती है। ठीक है, आपको सिंपली जो है उसको डंप कर देते हैं टैंक को मड के अंदर या उस ग्राउंड के अंदर जो है आप उसे प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसे अबव द ग्राउंड बनाएंगे तो सिंपली उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसके लिए आपको शायद मेटल यूज़ करना पड़े, स्टील यूज़ करना पड़े, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की एक अलग से कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, इसमें लीक डिटेक्शन ईजी हो जाएगी और वो ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोस्टल या ओशन वाटर जो है उसमें पोल्यूटेंट्स कैसे जाते हैं। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा तो देखें यहाँ पे, अब इसमें भी लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। इंडस्ट्री है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम ऑटोज, स्मोक स्टैक्स, टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स, एफ्लुएंट्स फ्लो इनटू द बेस। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो ज़्यादातर अपना रिवर्स में या कैनाल्स में अपना जो डिस्चार्ज है वो कर देती हैं वेस्ट वाटर का, और वो फाइनली मूव करता हुआ ओशन में आ जाता है। ठीक है, तो वो एक वजह बनती है कोस्टल वाटर पोल्यूशन की। फिर टॉक्सिक सेडिमेंट्स हैं, केमिकल्स एंड टॉक्सिक मेटल्स कॉन्टेमिनेट शेलफिश बेड्स। ठीक है, टॉक्सिक सेडिमेंट्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं, वो भी इसी तरह जो है इंडस्ट्रीज से होते हुए ये देखें आप जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और ये बहुत सारी शेलफिश बेड्स को जो है उनको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पॉनिंग फिश को जो है उनको किल करते हैं। और हम देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सिटीज़ हैं वो टॉक्सिक मेटल्स एंड ऑयल्स फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड पार्किंग लॉट्स। ठीक है, वो जो हम लोग सीवेज लाइन में डाल देते हैं, वो सीवर लाइन कहीं ना कहीं जाकर वो खुलती है किसी लेक में या किसी कैनाल में, जो है किसी छोटे वाटर चैनल से होते हुए फाइनली वो भी एंड अप कहाँ होती है, आपके पास ओशन के अंदर आती है। अर्बन स्प्रॉल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। अब अर्बन स्प्रॉल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अब कराची है, उसका कराची का इतना ज़्यादा सीवेज, 2 करोड़ के करीब आबादी है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो सीवेज कहाँ जाता है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वो सीवेज सारे का सारा ओशन में जाता है। आप किमाड़ी के करीब जाएँ, आपको इतनी स्मेल आएगी किमाड़ी एरिया के करीब, और कुछ और एरियाज़ हैं, तो वो क्या है कि वो सीवेज वेस्ट जो है वो आपका ओशन में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज़ाया हो रहा है, जैसे बजरी हो गई, उसके अलावा जो है सैंड है, क्ले है, तो ये सब चीज़ें जो है, ग्रेवल हो गया बजरी, तो ये सब चीज़ें जो है यूज क्या कहते हैं अनयूज, समटाइम्स ऐसा होता है हम जो है ना वो किसी कनाल में डंप कर दी वाटर चैनल में, वो वहाँ से फ्लो करते हुए ओशन में आ गई। इसी तरह फार्म्स, हम सारा तो नहीं करते लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटी होती है कि जी अब चलो रोड साफ़ कर लें, क्योंकि है तो वो यूज़फुल मटेरियल, लेकिन इस तरह जो है वो कुछ ना कुछ आपका जो है वो जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो ओशन तक पहुंच जाता है। फार्म्स हैं, रन ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब कुछ पेस्टिसाइड्स तो वहाँ पर जो है हमारे यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वाटर के साथ रन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, या जो बारिश आई रेन के साथ रन ऑफ हो गए,
अब वो जो है लेक्स में घूमते हुए वो जो है फिश को इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर फाइनली लेक्स में तो नहीं, मैं कह रहा हूँ रिवर्स में, ये कैनाल्स में होते हुए ओशन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। फिर रेड टाइड्स हैं, एक्सेस नाइट्रोजन कॉजेज एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक माइक्रोस्कोपिक एल्गी। अब क्योंकि सीवेज वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो सीवेज वेस्ट के अंदर जैसे हमने देखा लेक वाशिंगटन में भी ये इशू आया, तो एक्सेस नाइट्रोजन होती है उसके अंदर, तो कई सिर्फ जो है ना एलजी की स्पीशीज़ जो है ना, मेरीन एलजी की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग पड़ती हैं। तो वो बाकी सारी जितने भी मेंबर्स हैं इकोसिस्टम के और भी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाती हैं और इकोसिस्टम को चेंज करना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरह जो है आपके पास जो है, आप देखिए जो शिप्स हैं, शिप्स में से जो लीकेजेस हो रहे हैं, शिप्स में से जो ऑयल के लीकेजेस हो रहे हैं, या फिर आप जो है फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर ऑक्सीजन रिच वाटर प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एंड सी ग्रासेस एंड सपोर्ट फिश। फिर दो एक आपके पास यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन। इसमें कुछ ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन भी बन जाते हैं, जहाँ पे सेडिमेंट्स एंड एल्गी ओवर ग्रोथ रिड्यूस सनलाइट। अब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सनलाइट नीचे पास नहीं कर सकेगी, तो वहाँ पर जो है आपके पास इस तरह के कुछ, या सेडिमेंट्स हैं वो सरफेस के ऊपर हैं, तो वो सनलाइट नीचे नहीं जाने दे रहे, ठीक है। वो बेनिफिशियल नहीं है सी ग्रास के लिए, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड डिग्रेड हैबिटेट। तो इस तरह की कुछ ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं, वही हैं जो ग्राउंड वाटर से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक दो जो है, तीन चार ऐसी हैं जो नहीं है वैसी। तो ज़्यादा इसमें जो कोस्टल वाटर के लिए हैं वो रन ऑफ वाली हैं, जो रन ऑफ की वजह से पोल्यूटेंट्स आते हैं रिवर्स में, कैनाल्स में, वो एंड अप करते हैं कहाँ पे, ओशन के अंदर। अच्छा, ओशन पोल्यूटेंट्स का हम क्या करें, यहाँ पे एक डायग्राम शो की हुई है, ये देखें, ये ब्राउन टाइड नज़र आ रही है, एक लेक है मैक्सिको में, ठीक है। तो वहाँ पे एलजी है, ये एक्चुअली ब्राउन कलर का ना, एलजी ब्लूम ऑफ द कोस्ट ऑफ मैक्सिको contains organisms that give the water a reddish brown tint. They make the water unappealing to tourists and can be toxic to fish, wildlife, people and their pets. अब ये पानी कोई पी ले तो ये सबके लिए हार्मफुल है, फिश है, वाइल्ड लाइफ है, पीपल हैं, या इवन पेट्स हैं। तो व्हाट आर टू वेज इन विच द सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन कुड बी प्रिवेंटेड। तो आपको वो सीवर वेस्ट तलाश करना है, सोर्स तलाश करनी है जहाँ से इनका न्यूट्रिएंट आ रहा है, न्यूट्रिएंट आ रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। कोस्टल वाटर पोल्यूशन को क्लीन अप कैसे करें और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या होगी। इम्प्रूव ऑयल स्पिल क्लीन अप कैपेबिलिटीज़। सबसे ज़्यादा जो बड़ी कोस्टल वाटर पोल्यूशन है ना, उसमें जो है ना ये बड़े शिप्स जो हैं इनके लीकेजेस हैं। अब कुछ अर्सा पहले क्लिफ्टन के करीब जो है एक बड़ा ऑयल कार्गो शिप जो है वो लीक हो गया, और उसकी वजह से पूरे सी व्यू के ऊपर जो है वो जानवर जो है, फिश जो है वो मर मर के ऑयल के साथ बिल्कुल जो है ना वो डेड हो गई, उसके लिए ब्रीथ करना ही मुश्किल हो गया। ऐसा ही एक ऑयल स्पिल हुआ था जब ब्रिटिश पेट्रोलियम की जो रिग है वो डिस्ट्रॉय हो गई गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसकी वजह से जो अमेरिकन जो शोर लाइन के ऊपर लुजियाना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनके कोस्टल एरियाज डिस्टर्ब हुए, टूरिज़्म तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन जो एक्वाटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो डेथ हुई, बर्ड्स जो हैं, जो सी बर्ड्स हैं, उनकी डेथ्स हो गई, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल इशू बन गया। तो सबसे पहली चीज़ जो है इम्प्रूव ऑयल स्पिल क्लीन अप कैपेबिलिटीज़, कि अगर स्पिल हो भी गया है तो हमारी कैपेबिलिटी क्या है, इधर वी वांट टू बर्न इट, या उसको हम कोई पॉकेट बना लें ताकि वो फैले नहीं, ठीक है। यूज़ नैनो पार्टिकल्स ऑन सीवेज एंड ऑयल स्पिल्स टू डिजोल्व द ऑयल और सीवेज। नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया जाए ताकि वो सीवेज और ऑयल स्पिल को डिज़ोल्व कर सकें। स्टिल अंडर डेवलपमेंट है ये, कोई मतलब इसके अंदर अभी वर्किंग हो रही है। रिक्वायर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ कोस्टल सीवेज। आपने जो कोस्टल सीवेज है उसकी एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें, फिर उसके बाद जो बिल्कुल अनट्रीटेबल वेस्ट है उसको आप डंप करें। यूज़ वेटलैंड्स, सोलर, एक्वाटिक और अदर मेथड्स टू ट्रीट सीवेज। आप या तो वेटलैंड्स को यूज़ करें, सोलर, एक्वाटिक और अदर मेथड्स टू ट्रीट सीवेज, इस तरह के कुछ मेथड्स यूज़ करें। प्रिवेंशन, रिड्यूस इनपुट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स। आप पहले जो जो सोर्स है पोल्यूटेंट्स की, जहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं, उसको ही आप जो है कट करने की कोशिश करें। सेपरेट सीवेज एंड स्टॉर्म लाइंस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्यों। अब देखें, अगर किसी शहर के अंदर, इस्लामाबाद में जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है,
वहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो 700 से 1000 मिलीमीटर पर ईयर है। एम खान की तो नहीं है, एम खान की तो 200 मिलीमीटर होगी ऑन एवरेज, अगर काफ़ी 20 साल का डाटा उठा के देख लेंगे 250, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब जिन एरियाज़ में रेन बहुत ज़्यादा है, कराची की ज़्यादा है, 600 के करीब है, राउंड अबाउट मिलीमीटर के करीब, तो वहाँ पे अब वो रेन वाटर जो है सारा अगर सीवेज में चला जाएगा तो वो एक फ्रेश वाटर था, उसको हमने जो है वेस्ट बना दिया। तो हम क्या करें, वो जो रेन वाटर हमारा रोड्स के ऊपर आ रहा है उसके लिए अलग से स्टॉर्म लाइन्स बनाएं, वो स्टॉर्म लाइन्स में कलेक्ट हो, वो टैंक्स में जाए या किसी लेक में चला जाए या किसी कैनाल में चला जाए, ठीक है, तो वो यूज़फुल है, अब वो वेस्ट नहीं बना, ठीक है। और इसके लिए आपको अब स्टॉर्म लाइन बनाने के लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ ने ऐसा किया है, तो उन्हें इसका बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि स्टॉर्म लाइन्स अलग हैं, वो इस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, वो इस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है। बैन डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड सीवेज बाय शिप्स इनटू कोस्टल वाटर, आप बैन कर दें कि जी सीवेज और ये जो डंपिंग वे शिप्स हैं वो भी अपना वो जो सीवेज वेस्ट होता है उसको भी डंप करती हैं वाटर के अंदर, वो ना करें, ठीक है। बैन ओशन डंपिंग ऑफ स्लज एंड हैजर्डस डेड मटेरियल, ओशन डंपिंग करते हैं ज़्यादातर ये जो स्लज है या इवन हैजर्डस वेस्ट की भी डंपिंग कर देते हैं, तो ये भी बैन होनी चाहिए। रेगुलेट कोस्टल डेवलपमेंट ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल शिपिंग, आप जो है बाकायदा प्रॉपर जिन कंट्रीज़ के भी कोस्टल लाइन्स हैं वो उसको जो है रेगुलेट करें, ड्रिलिंग को और शिपिंग को। नो डाउट कि स्टिल इट्स अ रिस्की टास्क जो है ना, ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग है, ऑफशोर ड्रिलिंग जो है इसमें जो है हमेशा क्या कहते हैं आपके पास जो है कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व होता ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, न्यू वाटर होराइजन के नाम से, सी वाटर होराइजन के नाम से है मेरे ख्याल में, तो वो रिग का नाम भी यही था। तो वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है और कोई छोटी सी गलती से भी हो सकती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रोसेस है, ठीक है। रिक्वायर डबल होल्स फॉर ऑयल टैंकर्स, जो है ना ऑयल टैंकर्स हैं उसके लिए डबल लाइन बॉडी हो बिलो, ताकि जो है उनके लीकेजेस कम से कम हो। अच्छा ये है कि अगर रूरल एरियाज़ में हम रह रहे हैं और सीवेज हमारा सीवर तो वहाँ पर भी जनरेट होगा, तो बुक में जो है ना दो तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तरीके दिए हैं। यह एक प्राइमरी ट्रीटमेंट सेप्टिक टैंक सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसे डिस्कस करूँगा, सेकेंडरी वाले को मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करूँगा। आप उसे अगर कंप्लीट डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो आप उसे बुक से कर सकते हैं, चैप्टर 20 के अंदर ये 20.18 है, उसके बाद आपको उसकी फिगर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो रूरल एरियाज़ में सेप्टिक टैंक्स यूज़ किए जाते हैं, हमारे गांव में भी जो है वो कोई सीवेज सिस्टम इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे शहर के अंदर है कि जी गांव में जो है पक्की नालियाँ बनी हुई हैं, वो सर्टन फ्लो के बाद जो है वो एक एरिया है वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट की भी कोई थोड़ी छोटी बहुत फैसिलिटी है। गांव में ऐसा नहीं होता, दो तीन आदमी दो तीन घर मिलकर जो है वो एक सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, उसमें वो वेस्ट डालते रहते हैं, वो साल बाद जो है वो फिलअप हो जाता है, तो उसमें से जो कुछ वेस्ट जो है डिग्रेड हो चुका होता है, कुछ जो रह जाता है उसको रिमूव कर लेते हैं, दोबारा उसको यूज़ करते रहते हैं। तो ये देखिए एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है आपके सामने, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जोन्स हैं, सबसे नीचे स्लज आ जाएगी, फिर वेस्ट वाटर, फिर स्कम और सबसे ऊपर जो है गैस। गैस ऊपर से वो उसमें से रिलीज़ हो जाएगी या आप समटाइम्स उसको जो है अब यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आगे आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और एक छोटा एरिया है आपने फील्ड बनाई हुई है, उसके ऊपर क्या है, ग्रेवल है और क्रश स्टोन है, ठीक है। तो ग्रेवल और क्रश स्टोन है, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे उसको जो बाकी रिमेनिंग वेस्ट वाटर आ रहा है उसको इसके ऊपर फैला देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से आप उसके ऊपर फैला देते हैं, परफोरेटेड पाइप्स हैं वो उसके ऊपर जो है उसको फैला देंगे। अब क्या है, इसमें से वाटर जो है ओपन सरफेस है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ये ग्रेवल जो है उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो जो वेस्ट है आपका सीवेज वो स्टक कर जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम जो है इसकी वॉशिंग कर लेते हैं या ग्रेवल्स को रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह जो है ये आपका ये जो है सिस्टम वर्क करता रहता है। तो ये एक था प्राइमरी सेप्टिक टैंक, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का तरीका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लास्ट है ये आपकी, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को।
प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, लैंडफिल से हो रही है, हैजर्डस वेस्ट से हो रही है, कोल माइनिंग से हो रही है। रिड्यूस नॉन पॉइंट रन ऑफ को रिड्यूस करें। रीयूज ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशन, जिस वो वेस्ट वाटर को आपने ट्रीट कर लिया है उसे आप इरीगेशन के लिए यूज़ करें। फाइंड सब्सटीट्यूट फॉर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, सब्सटीट्यूट्स ढूंढे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स के, लेड के, मरकरी, आर्सेनिक के। वर्क विद नेचर टू ट्रीट सीवेज, ठीक है, नेचर के साथ जो नेचर के प्रोसेस है उनको यूज़ करें। प्रैक्टिस द 3 Rs। 3 Rs क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसके ऊपर एक डिटेल से सेशन दूंगा मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड। तो इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही कम आपके पास जो है पोल्यूटेंट्स जनरेट होंगे। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रिड्यूस पॉवर्टी, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो रिसोर्सेज का यूज़ कम हो जाएगा और इट मीन्स के पोल्यूटेंट्स भी कम जनरेट होंगे। Reducing water pollution. Fertilize gardens and yard plants with manure or compost instead of commercial inorganic fertilizer. आप जो है यार्ड में जो आपके घर में जो गार्डन है उसको आप कंपोस्ट यूज़ करें, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो आपको ये बाय सीवेज वेस्ट के बाद मैन्योर, एनिमल मैन्योर से जो है आपके पास कंपोस्ट आ जाता है, उसको यूज़ करें। कमर्शियल फर्टिलाइज़र ना परचेज करें, ये यूरिया, डीएपी यूज़ ना करें इस पर्पज़ के लिए। मिनिमाइज यूर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, जितना कम से कम हो, स्पेशली नियर बॉडीज ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ पानी है उसके नज़दीक पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, क्योंकि वो रन ऑफ के बाद जो है वो जा सकता है उस वाटर बॉडी के अंदर। प्रिवेंट यार्ड वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग स्टॉर्म ड्रेन्स, जो आपका यार्ड वेस्ट है जिसमें मेटल पीसेस भी होते हैं, प्लास्टिक के भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो स्टॉर्म ड्रेन्स के अंदर ना जाए। एक तो वो स्टक करेगा, या फिर वो अगर स्टॉर्म ड्रेन से आगे फर्दर लीड करेगा किसी ओपन वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे वो उस वेस्ट को ले जाएगा। डू नॉट यूज़ वाटर फ्रेशनर्स इन टॉयलेट्स, वाटर फ्रेशनर पानी टॉयलेट्स में ना यूज़ करें क्योंकि वो भी ड्रेन में फिर सीवेज में जाएंगे। डू नॉट फ्लश अनवांटेड मेडिसिन डाउन द टॉयलेट, जो अनवांटेड मेडिसिन है जो एक्सपायर हुई हुई उनको भी आप जो है टॉयलेट में ना बने। डू नॉट पोर पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स और एंटीफ्रीज और अदर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स डाउन द ड्रेन और ऑन टू द ग्राउंड, इनको ग्राउंड पे ना फेंकें। कि कैजुअली हम ये हरकत कर देते हैं कि पेंट, सॉल्वेंट्स, भाई जब उसको वॉश करेंगे वो वॉश कहाँ पे जाएगा? ड्रेन में, ड्रेन से सीवेज में। तो ये चीज़ें हम इनसे अवॉइड करें। एंटी फ्रीज एजेंट्स हैं, फिर और हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हम अपने पर्पज़ के लिए, तो उसको जो है केयरफुली यूज़ किया जाए। क्योंकि हम लोग उसको जो हम क्या करते हैं कि यूज़ तो कर ली, बाकी चीज़ है उसके अंदर भी एक यूज़फुल क्वालिटी मौजूद है, उसके अंदर एनर्जी मौजूद है उसे बनाने के लिए, पर वो हमारी नीड पूरी हो जाती है तो हम उसको वेस्ट टेंडर कर देते हैं, और उसके बाद जब हम उसे डिस्पोज ऑफ नहीं करते सही तरीके से तो वो कहीं ना कहीं एंड अप करता है वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। तो ये था हमारा सेकंड सेशन इसका। आई होप कि ये भी उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड होगा जितना फर्स्ट था। तो इंशाल्लाह जो है एक सेशन होगा हमारा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, कितने हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, हम उनका किस तरह यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली है, अनएफिशिएंटली है, और फ्यूचर फोर्सी करेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या कहाँ हम स्टैंड कर रहे होंगे, हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होंगे या नहीं होंगे या कम होंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।